तो कुल मिलाकर जो स्थिति है वो फिलहाल ऐसी है कि भारत में ये सूर्य ग्रहण जो है वो नहीं दिखेगा। तो देखिए सूर्य ग्रहण का मौका है और ऐसे में चाहे भारत में ये दिखेगा नहीं, लेकिन इसका असर किस तरीके से होगा, आपको ये किस तरीके से प्रभावित करेगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ गेस्ट भी जुड़ रहे हैं और उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक जी जुड़ रही हैं, ज्योतिषी हैं, सैवी सिंह भी ज्योतिषी हैं हमारे साथ। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो सबसे पहले आप ही के पास डॉक्टर करिश्मा, मेरा सवाल ये है कि ये सूर्य ग्रहण लग जरूर रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि भारत में ये नहीं दिखेगा, लेकिन जो सूतक है वो भी नहीं लग रहा। लेकिन क्योंकि सूर्य ग्रहण है और इसे अशुभ भी माना जाता है, कैसे इस पूरे सूर्य ग्रहण को देखें हम, खास करके वो लोग जो भारत में रहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आज है सर्वपितृ अमावस्या और ये आज पितृपक्ष का अंतिम दिन है और आज के दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है। घबराने की जरूरत नहीं है। हम हमेशा ये कहते हैं ग्रहण चाहे दिखे या ना दिखे, घबराने की जरूरत नहीं होती है, डरने की जरूरत नहीं होती है। और आज का ग्रहण नहीं दिख रहा है, मगर इसका प्रभाव जो है आपकी 12 राशियों पर जरूर पड़ेगा। देखिए, कोई भी घटना जब आकाश में होती है, जब सौर मंडल में होती है, तो इसका प्रभाव हमारी ज़ोडिएक बेल्ट पे जरूर पड़ता है, हमारे तारों पर, हमारे नक्षत्रों पर जरूर पड़ता है। तो उसी तरह से 12 राशियों पर और नक्षत्रों पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा, मगर आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भारत में नजर नहीं आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अब 12 घंटे पहले कहते हैं जब सूर्य ग्रहण लगता है तो 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाते हैं। जहां जहां सूर्य नजर आ रहा है वहां पे तो सूतक काल मान्य होंगे, मगर भारत में सूतक काल को मान्यता नहीं दी जाएगी। पितृपक्ष का अंतिम दिन है, सर्वपितृ अमावस्या है, तो बहुत सारे लोगों को आज के दिन अनुष्ठान करने होते हैं, पिंडदान करना होता है और भी बहुत सारी चीजें करनी होती हैं, तो वो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। शाम के समय में पीपल के वृक्ष के पेड़ नीचे आप जो है सरसों के तेल का दीपक जलाएं। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगी, आज का दिन जो है रविवार का दिन है और आज मैं ये कहना चाहूंगी कि आज के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है और जबकि ग्रहण के इस काल में जो है तुलसी पत्र का सेवन किया जाता है, ये खाने में या पानी में तुलसी डाल के रखा जाता है। तो आप तुलसी अगर पहले से टूटी हुई है तो उसका सेवन करें। आज के दिन तुलसी ना तोड़े, अगर तुलसी नहीं है तो कुशा या फिर गंगा जल का आप प्रयोग कर सकते हैं, मगर तुलसी को ना तोड़े। ठीक है डॉक्टर करिश्मा, आती हूँ आपके पास। सेवी जी, पहले अब आपका भी एक रिएक्शन ले लेती हूँ। ये जो सूर्य ग्रहण है इसकी टाइमिंग भी थोड़ी अलग है शायद, क्योंकि रात में लगभग 10:59 से शुरू हो रहा है, सुबह लगभग 3:30 बजे ये खत्म हो जाएगा। हालांकि एक पीक टाइम भी कहा जा रहा है कि इस टाइम पे वो बिल्कुल पीक पर होगा, तो ये टाइमिंग है, इसीलिए इसका असर जो है वो हम पर नहीं पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या इस सूर्य ग्रहण के दौरान ध्यान देने वाली बात है? बहुत सुंदर क्वेश्चन आपने पूछा है खुशबू। सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। आज का दिन आप देखेंगे, सबसे पहले तो आज जैसे कि पहले ही आचार्य जी ने बताया कि सर्वपितृ अमावस्या भी है, यानी कि ऐसा बहुत रेयर कॉम्बिनेशन होता है जिसमें पितृपक्ष की शुरुआत और समापन दोनों ही ग्रहण काल से हो। शुरुआत में चंद्र ग्रहण आया और आज जो है वो साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है, बल्कि ये खंडग्रास सूर्य ग्रहण है, यानी कि ये भारत में विजिबल नहीं होगा। दो चीज मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहती हूँ। देखिए, सबसे वैसे तो 9 ग्रह हैं, लेकिन 2 ही ऐसे ग्रह हैं जिन्हें आप नेकेड आई से यानी कि आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो कि है चंद्रमा और सूर्य। और क्योंकि ये हम नेकेड आई से देख सकते हैं, इसी कारण से इनका प्रभाव मनुष्य जीवन पे, लाइफ साइकिल पे सबसे ज्यादा होता है। सूर्य हमारे आत्मा का कारक है, सूर्य हमारे हृदय का कारक माना गया है। तो ऐसे में अक्सर देखा गया है कि जब सूर्य पीड़ित स्थिति में आता है, चाहे वो किसी भी जगह पे क्यों ना आ रहा हो, क्योंकि ब्रह्मांड तो एक ही है, तो जब सूर्य ऐसी स्थिति में आता है जहां वो परेशान होता है, तो इसका इम्पैक्ट। ठीक है सैवी जी, मैं आपसे जब आऊंगी अभी वापस तो आपसे यहीं से ही शुरुआत करूंगी कि आखिरकार जो बातें आप कह रही है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा डॉक्टर करिश्मा, अब मेरा सवाल एक आपसे ये है कि ग्रहण है तो उसका असर तो पड़ेगा। ये जो 12 राशियों की हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा प्रभाव किस राशि पर पड़ने वाला है इस ग्रहण का? देखिए, सबसे ज्यादा प्रभाव जो रहेगा वो कन्या राशि पे रहेगा, क्योंकि कन्या राशि में ये ग्रहण लग रहा है। इसके साथ साथ उत्तरा फाल्गुनी और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र पे भी रहेगा। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र जो है समाप्त हो जाएगा 9:36 पे और इसके बाद जो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ होगा, जो कि ग्रहण काल के समय में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र ही चल रहा होगा। तो जिन जातकों ने इस नक्षत्र में जन्म लिया है उन जातकों को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि इनके स्वामी भी सूर्य हैं और कन्या राशि के जातकों को बहुत ज्यादा सावधान रहने की
की जरूरत है। इसके साथ साथ मेष राशि, कुंभ राशि के जातकों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आप लोगों को इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव थोड़ा ज्यादा पड़ेगा और आपको इस समय पे तनाव, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हो सकती है। सूर्य को कहा जाता है आत्मा है हमारी, और जब आत्मा पे ग्रहण लगे तो कहीं ना कहीं परेशानी जरूर आती है। और दूसरी चीज, पितृपक्ष की अंतिम दिन है, जैसे कि सर्व पितृ अमावस्या है, तो सर्व पितृ अमावस्या यानी कि पितरों का कारक सूर्य को कहा गया है। इसी प्रकार मैं कहना चाहूंगी कि अब पितरों को ग्रहण लगना तो ये भी बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं है, तो इसीलिए इसका प्रभाव जो है हमारी 12 राशि पे पड़ेगा, मगर मेष, कन्या और कुंभ राशि पे सबसे अधिक इसका प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है। और देखिए कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि किस तरीके से इसका जो प्रभाव है वो पड़ेगा। अच्छा सेवी जी, आप अपनी बात भी पूरी कीजिएगा और एक बात ये भी बताइए कि ये ग्रहण कहीं कहीं पर तो बिल्कुल पूरा दिख रहा है, कहीं कहीं पर दिख नहीं रहा, इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली स्थिति है। कहा यह जा रहा है कि कल से नवरात्रों की भी शुरुआत है और सुबह क्योंकि 3:30 बजे ये खत्म हो रहा है, तो उसके बाद सबसे पर्टिकुलर क्या चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए, क्योंकि कल का दिन जो है वो बहुत शुभ होने वाला है कल से। जी बिल्कुल। देखिए सबसे पहले तो ये 4 घंटे 24 मिनट का ग्रहण का पूरा काल है, और इसमें आप देखेंगे कि ये ग्रहण जो है क्योंकि रात्रि के समय लग रहा है, और दूसरी चीज ये भी होती है कि केतु और राहु वो ग्रह माने जाते हैं जो कि सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण की स्थिति में लाते हैं। जब भी ये दोनों ग्रह जो हैं वो एक ही भाव में गोचर कर रहे होते हैं, एक ही राशि में गोचर कर रहे होते हैं, या फिर डिग्री वाइज इनका कंजंक्शन जो होता है वो 5 डिग्री के अंतर्गत होता है, तो देखा गया है कि पूर्ण ग्रहण की स्थिति जो है वो एस्टैब्लिश होती है। इस समय केतु, जैसे कि आपने पहले ही बताया, कि सिंह राशि में शुक्र के साथ द्विग्रही योग बना रहे हैं, और साथ में अभी कन्या राशि में सूर्य और चंद्रमा जो है वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है। खास बात यह भी है कि सबसे पहले सिंह राशि जो कि सूर्य की राशि है, वहां पे केतु प्लेस्ड है। आज रविवार का दिन है जो कि सूर्य का दिन माना जाता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र भी सूर्य का नक्षत्र होता है, तो और इस साल के राजा और मंत्री दोनों की ही पोजीशन पर सूर्य है, इसलिए सूर्य नेचुरली हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हो जाते हैं इस साल के अंतर्गत। तो ऐसे में जब ये ग्रहण की स्थिति लग रही है तो उससे जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आपको इकोनॉमी में, आपको राजनीति में कहीं ना कहीं कुछ उठापटक जो है वो देखने को मिलने वाली है। दूसरी चीज, अब कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, तो सब लोगों को जानना है, पहले तो यहाँ पे सूतक काल जो है वो मान्य नहीं है, तो ऐसे में आप नवरात्रि से जुड़ा हुआ कोई भी शुभ कार्य अगर करना चाहते हैं, अपने मंदिर को साफ करना, उसे स्वच्छ करना, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ग्रहण काल की अवधि के दौरान, जो कि रात को 10:59 यानी कि 59 मिनट से शुरू होकर मध्य रात्रि के 3:24 तक रहने वाला है, तो इस ग्रहण काल के अंतर्गत आपको प्रयास करना चाहिए कि आप मंदिर को या मंदिर की किसी भी वस्तु को हाथ ना लगाएं। उससे पहले के समय पे आप कुछ भी अगर मंदिर से जुड़ा हुआ कार्य करना चाहते हैं, उसे स्वच्छ करना चाहते हैं, साफ करना चाहते हैं, अपने घर में कोई सामग्री लाना चाहते हैं, तो आप ला सकते हैं। ग्रहण काल के समय आपको गेहूं का दान जो है वो जरूर करना चाहिए, उसमें एक तांबे का सिक्का डाल के, और खास करके अपने पूरे घर में जो भी लोग होते हैं उन सब से इसको टच करवा के, इसका स्पर्श करवा के, फिर आपको किसी पुरुष को, जरूरतमंद पुरुष को इसका दान देना चाहिए। और अपने घर की दहलीज पर जैसे ही कल सुबह होगी आप स्नान करेंगे, सबसे पहले तो वैसे प्रयास यही करना चाहिए आपको कि ग्रहण काल के बिल्कुल इमीडिएटली बाद ही आपको स्नान करना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। पूरे अपने घर में आपको जो है गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, ये शुभता प्रदान करता है। बट अगर नहीं कर सकते हैं उस काल के दौरान, तो नेक्स्ट मॉर्निंग आपको स्वच्छ होकर अपने घर की दहलीज पे, क्योंकि आपके घर की दहलीज पे नरसिंह भगवान का वास माना जाता है, तो अपने घर की दहलीज पे आपको गंगा जल जरूर छिड़कना चाहिए, और हल्दी और साथ में चंदन का तिलक आपको करना चाहिए, ताकि माता रानी का आगमन जो है आपके घर में वो शुभता लेकर आए। डॉक्टर सेवी जी, जो बातें आपने कही है वो काफी खास हैं, और कहीं ना कहीं आपने ये बताया है कि किस तरीके से ग्रहण खत्म होने के बाद जो तमाम चीजें वो करनी चाहिए। डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, ज्योतिषी हैं, बहुत स्वागत है डॉक्टर नितिशा आपका भी। डॉक्टर नितिशा, मेरा सवाल आपसे ये है कि इस बार का जो पितृपक्ष है उसकी शुरुआत भी ग्रहण से हुई, अंत भी ग्रहण से हो रहा है। हालांकि इस ग्रहण का जो कोई असर है भारत पर वो नहीं नजर आएगा, लेकिन ये क्या बता रहा है और इस दौरान क्या प्रिकॉशन लेने की जरूरत है? और कहते हैं कि ग्रहण है तो डरने की जरूरत नहीं है, आप आपदा को अवसर में भी बदल सकते हैं, कैसे? थैंक यू खुशबू जी, और सभी को राधे राधे, और सभी को जय मां पीताम्बरा। देखिए, पितृपक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण से हुई और अंत सूर्य ग्रहण से होने जा रहा है। सर्व पितृ अमावस्या, महालय अमावस्या पर हम सूर्य ग्रहण पड़ रहा है।
ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी में देखा जाएगा, ये यहाँ पर नहीं देखा जाएगा। लेकिन जो चीज दृश्य नहीं है उसका मतलब ये नहीं है कि वो हम पर असर नहीं डालेगा। हवा भी हमें दिखती नहीं है वो, लेकिन हम पर असर डालती है। ऑक्सीजन भी हमें दिखती नहीं है। इसलिए सूर्य नवग्रहों के राजा हैं। वो हम मानव जीवन पर, जनजीवन पर, जीव जंतुओं पर और प्रकृति पर अपना असर हर पल हर सेकंड डाल रहे होते हैं। इसलिए मानव जीवन पर इसका असर पड़ेगा, 12 राशियों पर पड़ेगा। और भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत देखिए वृषभ लग्न का बोर्ड चार्ट बनता है 1947 का। तो पंचम भाव में कर्क राशि के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ये ग्रहण लगने जा रहा है। पंचम भाव सत्ता भी है और डिसीजन भी है। साथ ही साथ कन्या राशि कृषि की भी है, सेवाओं की भी है और शिक्षा से, कंपटीशन से जुड़ी हुई भी है। तो कृषि पर जो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं वो आती हुई हमें नजर आ रही है। साथ ही साथ आपने अभी भी देखा कि पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में कृषि का क्या हाल था। तो कृषि पर भी, क्योंकि हो सकता है अनाज इससे महंगा हो, तो सूर्य की ये स्थिति बच्चों के लिए भी, जो हमारे बच्चे बाहर पढ़ने गए हुए हैं वो हो सकता है वापस आए। शिक्षा को लेकर के भी नए आंदोलन और नए सुधार होने के चांसेस बन रहे हैं। अगर सूर्य ग्रहण को देखा जाए तो ग्रहण लग रहा है, अच्छी चीजें हमें ग्रहण करनी चाहिए और जो ग्रसित है उन चीजों को भूल जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। सूर्य ग्रहण का असर कुछ अच्छा और कुछ बुरा भी रहेगा। जैसे राजनीति पर इसका बहुत बुरा असर पड़ने जा रहा है। भारत के पूर्वी क्षेत्र में कोई बड़ी दुर्घटना, कोई बड़ा भूचाल या फिर फायर, क्योंकि यहाँ पे जल एलिमेंट और फायर एलिमेंट दोनों एक्टिवेट है। सूर्य चंद्रमा दोनों ही अमावस्या के दिन एक साथ होते हैं और राहु केतु के अक्षांश में आने के कारण इन्हें ग्रहण लग रहा है। तो पूर्वी क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, ये वाली कंट्रीज और हमारा भारत का पूर्वी क्षेत्र इस समय बहुत सेंसिटिविटी में है। कोई ज्वालामुखी, कोई जंगलों में आग लग जाना या कहीं पे बड़ी दुर्घटनाएं होने के चांसेस बनते हैं। और अगर जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा, इसको हम उसमें देखें, खुशी में या दुख में देखें, ये शुभ है या अशुभ है। देखिए, ग्रहण काल एक साधक के लिए एक महोत्सव की तरह है। ग्रहण काल में कोई भी साधना अगर हम करते हैं तो हमें वो सिद्धियां प्राप्त होती है, मंत्रों का 100 गुना फल हमें मिलता है। इसलिए आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़े, मंत्रों का जाप करें, ओम गृहिणी सूर्याय नमः, गायत्री मंत्र, ओम नमः शिवाय। खुद भगवान विष्णु ने कहा है कि जो नवग्रह है उसमें जो देवता राजा है सूर्य, उसमें मैं खुद समानता हूँ। इसलिए सूर्य देवता की पूजा करने वाले लोगों को सूर्य ग्रहण का कोई भी कभी भी माइनस इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है। ठीक इसलिए है, हमेशा सबको सूर्य देवता की पूजा करनी चाहिए और ठीक है। दान इत्यादि जरूर करना चाहिए। जी ठीक है, दान भी करना चाहिए। तो हम वापस आते हैं आपके पास डॉक्टर नितिशा। अच्छा डॉक्टर करिश्मा, मेरा सवाल अब आपसे ये है कि ग्रहण है तो कहीं ना कहीं असर तो सब पर है, सबसे ज्यादा असर की भी बात हमने की। इस दौरान कुछ तो ऐसी चीजें होंगी जो हर व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, कुछ मंत्र होते हैं जो थोड़े मुश्किल होते हैं। कहा जाता है कि अगर आप नहीं सही बोल सकते तो मत बोलिए, कहीं ना कहीं फिर वो नेगेटिव हो जाता है। कुल मिलाकर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर व्यक्ति कर सकता है। अच्छा, मंदिर में दान देने का कितना ज्यादा महत्व हो जाएगा इस ग्रहण के खत्म होने के बाद, जबकि ये भारत में लग नहीं रहा, सूतक भी नहीं लग रहा, मंदिर वगैरह भी खुले हुए हैं। देखिए, दान का तो बहुत अधिक महत्व होता है। अब जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि सौर मंडल में कहीं ना कहीं ये घटना तो हो रही है। तो हमारे नवग्रहों के राजा सूर्य को ग्रहण लग रहा है, अब वहीं पे पितरों को ग्रहण लग रहा है, क्योंकि पितरों का कारक सूर्य को माना जाता है। और ठीक इसी तरह से आज सर्वपितृ अमावस्या भी है, तो दान का तो महत्व अधिक बढ़ गया, क्योंकि आप सर्वपितृ अमावस्या पर तो दान करेंगे ही करेंगे, साथ साथ ग्रहण का भी दान करेंगे। और कल से नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज हमें देखने वाली है कि रात्रि काल में ग्रहण लग रहा है, जबकि तिथि जो है हमारी प्रतिपदा भी लग जाएगी आश्विन मास की, जो कि नवरात्रों की शुरुआत भी हो जाएगी। तो नवरात्रों की शुरुआत के समय पे भी हमें ग्रहण देखना पड़ रहा है। अब यहाँ पे इस समय पे आप जो है पाठ पूजा जरूर करें। अब देखिए, रात के 3:23 पे ग्रहण समाप्त होगा, तो लोग सोचेंगे हम रात में क्या पाठ पूजा करें। जो लोग जग रहे हैं वो तो एटलीस्ट पाठ पूजा कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि रात में आप मंदिर में दीपक जला के बैठ जाइए भगवान के सामने, नहीं, मगर मानसिक जाप जो है वो आप कर सकते हैं। अगर रात को नींद नहीं आ रही है तो आप मानसिक जाप कीजिए। और वैसे भी राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से लोगों को तनाव जरूर रहेगा। इस समय पे नींद नहीं आएगी, परेशानी रहेगी, मानसिक तनाव रहेगा, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, ये हड्डियों से, नेत्रों से, हृदय से संबंधित परेशानियां ये हो सकती हैं। तो आप घबराएं नहीं, आप सिर्फ जाप करें। जाप क्या करेंगे? ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, ओम आदित्याय नमः का जाप करें, ओम गृहिणी सूर्याय नमः का जाप करें, आदित्य हृदय स्त्रोत
स्तोत्र का पाठ करें या फिर आप जो है गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः का जाप करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से जाप कर सकते हैं। अब कल से, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कल से नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं, तो सुबह घर की साफ सफाई जरूर करें। रात्रि काल में भले ही हम ये कह रहे हैं कि सूतक काल मान्य नहीं है, रात्रि काल में सूर्य ग्रहण लग रहा है, मगर ग्रहण तो लग रहा है, आप ये देखिए। तो इसके बाद जो है सुबह उठ करके आप घर की साफ सफाई कीजिए और गंगा जल का छिड़काव कीजिए, मंदिर की साफ सफाई कीजिए। इसके बाद स्वच्छ होकर स्नान करके आप घट स्थापना कीजिए, माता का आगमन कीजिए। आप देखिएगा जब माता आती है तो हर तरह की परेशानियां दूर हो जाती है, क्योंकि माँ बच्चों का हमेशा अच्छा ही चाहती हैं। तो उसी तरह से माता का आगमन कीजिए, ज्वारे बीजिए और नवरात्रों की शुरुआत कीजिए। और दान जरूर करना है, मैं यही कहूंगी आज भी दान करना है, कल भी दान करना है, क्योंकि आज का दिन भी बहुत खास है और कल का दिन भी बहुत खास है। दान की बात कर लेते हैं, क्या क्या दान करना है। गुड़ का दान कर सकते हैं, तांबे का दान कर सकते हैं, लाल वस्त्र का दान कर सकते हैं, अनाज का दान कर सकते हैं, यानी गेहूं दान कर सकते हैं। अगर गेहूं ना कर पाए तो आटा दान कीजिए, नमक दान कीजिए, लाल फल, टमाटर, अनार, सेब, कोई चीज जो है वो आप दान कर सकते हैं। बहुत ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपको तनाव हो रहा है तो तनाव से भी छुटकारा मिलेगा। ठीक है, मैं अब सेवी जी आपके पास आना चाहूंगी। ये जो सब कुछ है वो तो हमने बात कर ली। अगर 12 राशियों की बात करें तो इन 12 राशियों के बारे में अगर आप बता पाएं कि हर राशि को क्या क्या करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले ग्रहण की हम बात करते हैं, ये कन्या राशि में लग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कन्या राशि को तो इसका प्रभाव जो है वो इम्पैक्ट देखना ही पड़ेगा। और सूर्य की स्व राशि जो है सिंह राशि, क्योंकि सूर्य यहाँ पे प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बाकी भी जो राशियां हैं राशि चक्र की, उस पे भी कुछ ना कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि की राशि से छठे भाव में ये ग्रहण लग रहा है, तो सबसे पहले आपको नौकरी पेशे में कुछ ना कुछ उसमें उठापटक जो है अपनी देखने को मिल सकती है। वहां पे आपके लिए स्थितियां जो है आपकी नौकरी से जुड़ी हुई कुछ परेशानियां आपको वहां पे देखने को मिल सकती हैं। रोग जो है, रोग की स्थिति बढ़ती हुई नजर आती है। कुछ लोगों के स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां बढ़ सकती हैं, हड्डियों का दर्द हो सकता है, नेत्रों से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है, नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिल सकती हैं। ऐसे में आपको राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ जो है वो जरूर करना चाहिए, या फिर आप राम दरबार की सेवा कीजिए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए, आराधना कीजिए, अपने घर में उन्हें स्थापित कीजिए। ये वैसे भी नवरात्रि का शुभ समय है, तो ऐसे में आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। हनुमान चालीसा आप कर सकते हैं, वो भी आपको शुभ फल देगा। इसी के साथ अगर हम वृष राशि की बात करते हैं तो उनके पंचम भाव में ये ग्रहण लग रहा है, और पंचम भाव आपकी प्लानिंग है, आपकी एग्जीक्यूशन है, आप कैसे कोई भी चीज निर्णय लेते हैं किसी चीज का, तो निर्णय आपके इस समय जो है वो कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं, या जिस आपका जो निर्णय है उसका उतना फल शायद आपको प्राप्त ना हो सके। तो निर्णय अपने बहुत सोच समझ के इस समय के दौरान आपको जरूर लेने चाहिए। और साथ में प्रेम संबंधों में कुछ खटास आ सकती है। शिक्षा के क्षेत्रों से जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनका कहीं ना कहीं अभी फोकस जो है, मनोबल जो है वो थोड़ा सा हिलता हुआ, डगमगाता हुआ भी नजर आ सकता है। ऐसे में इन लोगों को दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, दुर्गा कवच से इनको स्टार्ट करना चाहिए। नवरात्रि का जो समय है उस समय अगर ये दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या उसे सुन भी लेते हैं, मात्र अगर उच्चारण में त्रुटि हो सकती है तो इनको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। मिथुन राशि के चतुर्थ भाव में यानी कि सुख भाव में ये ग्रहण लग रहा है, और सुख भाव में ग्रहण लगने का अर्थ सीधा सीधा ये होता है कि आपकी लग्जरी, आपकी कंफर्ट में कुछ ना कुछ बाधाएं आ सकती हैं। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई वाद विवाद हो सकता है घर के सदस्यों के बीच में, या फिर इस समय के दौरान ये भी हो सकता है कि माता के स्वास्थ्य पे कोई हानि, कोई आंच, या फिर माँ के साथ आपके कुछ मानसिक विचारों में मतभेद हो सकता है। तो ऐसे में जो मिथुन राशि वाले जातक हैं उनको गणपति जी के मंत्रों का उच्चारण जरूर करना चाहिए। गणेश पूजा जितनी करेंगे उतना लाभ इन्हें अपने जीवन में देखने को मिलेगा। ठीक है मैम, मैं अब आपके पास आती हूँ आगे, और 3 राशियों के बारे में डॉक्टर नितिशा से जान लेते हैं, और इसी तरीके से हम तमाम राशियों के बारे में भी बात कर लेंगे। डॉक्टर नितिशा, मैं चाहती हूँ कि कर्क राशि, सिंह और कन्या राशि के बारे में आप बता दें कि ये जो तीनों राशि है इन पर किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा, क्या चीजें हैं जो करनी चाहिए, क्या चीजें हैं जो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। जी, थैंक यू करिश्मा जी। तो कर्क राशि की सर्वप्रथम बात कर लेते हैं। कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा है, जो इस ग्रहण के समय सूर्य के साथ ही गोचर कर रहे हैं, और साथ में बुध ग्रह भी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। तो सूर्य, चंद्रमा, बुध एक साथ है, और इनके 180 डिग्री पर शनि ग्रह इनको देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से। सम अष्टक है राहु केतु के साथ। तो अगर मैं बात करूं कर्क राशि की, तो कर्क राशि के तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में ये ग्रहण लगने जा रहा है। 3rd हाउस जो है वो पराक्रम का है, भाई बहनों का है, हमारे वर्किंग स्टाइल का है। तो कहीं ना कहीं भाई बहनों के साथ विवाद होते हुए दिख सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जो हमारे द्वारा हमारे वर्किंग स्टाइल पे इम्पैक्ट पड़ सकता है कि हम
अपने पूरे एफर्ट्स ना डालते हुए अपने कामों को पूरी तरह ना निभाएं, ये इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ हमारा पराक्रम में भी कमी आती हुई दिख रही है, यानी हो सकता है हमारा भय से मन या किसी दुविधा में मन पड़ जाए, जिसके कारण हम अपने जीवन में अपॉर्चुनिटीज उतनी अच्छी तरह ग्रैप ना कर पाए जितना अच्छी तरह कर्क राशि वाले लोग कर लेते हैं। तो इस समय आपको संतुलित रहना है, बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना है, भाइयों से बहनों से वाद विवाद नहीं करना है, और अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। आप आगे बढ़िए, आपको ये अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी जो आपके लिए बहुत शुभ साबित रहने वाली है। अब आपको ये बोलूंगी क्या नहीं करना है। अब इस समय आपको कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेना और वाद विवाद से बच के रहना है। आपके लिए जो उपाय रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ इतना सा रहेगा कि रुद्राष्टकम का अगर आप जाप कर लेते हैं, भैरव अष्टकम का अगर आप जाप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य दान का विशेष महत्व है आपके लिए, तो गेहूं का दान करें, गुड़ का दान करें, लेकिन इसके साथ सफेद चीजें जैसे दूध है या चीनी है इसका भी दान करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओम नमः शिवाय की चैंटिंग आपके लिए बहुत शुभ रहने वाली है। कर्क राशि के बाद हम सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के स्वामी को ही ये ग्रहण लगने जा रहा है और द्वितीय भाव यानी धन भाव, परिवार भाव, वाणी के भाव में ये ग्रहण लगने जा रहा है। यानी आपको वाणी से संबंधित कुछ दिक्कतें रहेंगी, आपकी धन की स्थितियां कुछ डामाडोल रह सकती हैं। अगर आपको कहीं से धन मिलने वाला था तो अभी आपको वो नहीं मिलेगा, वो आपका स्टक होने के चांसेस बन रहे हैं। और अगर आप कहीं पे कर्ज लेने या देने की स्थितियां बनती हैं तो प्लीज इससे बच के रहें, अन्यथा आपको बहुत कष्ट पहुंच सकता है। वाणी पर बेहद ध्यान रखें और अपने परिवार वालों के साथ सौहार्द का माहौल बनाए रखें, यह आपके लिए अति शुभ रहेगा। दान के लिए गेहूं और गुड़ का दान करिए, आदित्य हृदय स्त्रोत का जाप करिए और साथ ही साथ मां सरस्वती की चैंटिंग करिए कि जो वाणी दोष इस समय आपको लगा है वो पूरा ना हो और मां सरस्वती आपकी वाणी से अच्छे अच्छे वचनों को बुलवाए और आपके रिश्ते मजबूत रहें। कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि पर ही ये ग्रहण लगने जा रहा है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। तो ये ग्रहण जहां पर उसके स्वामी ग्रह ही सूर्य और आगे सहस्त्र नक्षत्र जहां पे उसके स्वामी ग्रह चंद्रमा है, तो कन्या राशि के जातकों को इस समय डिसीजन मेकिंग में काफी दिक्कतें रहेंगी, हेल्थ संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं, कोई चोट चपाट लगने की संभावना इस समय आपको बन सकती है। तो अपने हेल्थ का, चोट चपाट का बेहद ध्यान रखें, यात्रा से थोड़ा सा बचें, ऋण लेने या ऋण देने से बचें और कोई बड़ा डिसीजन ना लें। हरी चीजों का दान करें, जैसे गेहूं और गुड़ के साथ मूंग साबुत दाल की दाल का दान करना बिल्कुल ना भूलें। गणेश अथर्वशीष का पाठ करने के बाद राम रक्षा स्तोत्र जरूर पढ़ें, इससे आपके सभी बिगड़े काम बनते हुए आपको नजर आएंगे। जी जी ठीक है, आपके पास आती हूँ मैम और आगे अब बढ़ते हुए बात कर लेते हैं डॉक्टर करिश्मा। आगे की 3 राशियों के बारे में अगर हम समझे तो तुला राशि, वृश्चिक और धनु राशि, इन पर किस तरीके का असर रहने वाला है? देखिए, तुला राशि की बात करें तो आपके द्वादश भाव में जो है ग्रहण लग रहा है, जिसके कारण आपके आने वाले काम में जो है वो दिक्कत परेशानी आ सकती है। साथ साथ विदेशी यात्राएं अगर आप जाना चाह रहे हैं या कुछ इस तरह का आपका प्लानिंग हो रही है तो वो या तो आप खुद टालें, नहीं तो वो अपने आप ही जो है टल जाएगी, जिसकी वजह से आपको हो सकता है तनाव हो। दूसरी चीज, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इस समय पे नहीं करके चलनी है। नौकरी क्षेत्र में अगर आपसे उच्च पद पे आपके बॉस हैं या कोई ऐसा कोलीग जो आपके काम कर रहा है, उनसे आपको आपके लिए बैक बिचिंग सुनने को मिल सकती है या उनकी बुराई आप ऐसी करें जिसकी वजह से आपकी बदनामी हो। तो इस ऐसी बातों से या ऐसी बुराइयों से आप इस समय पे बचिए। आपके लिए बेहतर रहेगा कि इस समय पे आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ करें और साथ साथ भगवान को, हनुमान जी को आप जो है लड्डुओं का भोग लगा दें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए एकादश भाव में ये ग्रहण लग रहा है। यहाँ पे आपके बहन भाइयों से आपका टकराव हो सकता है। दूसरी चीज, आप लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। मान सम्मान में गिरावट हो सकती है जिसकी वजह से आपको तनाव हो सकता है और स्वास्थ्य का आप अपना खुद का ध्यान रख के चलिए। खासतौर से अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं या किसी लंबी जर्नी पे आप जाना चाह रहे हैं तो खास तौर से अपना ध्यान रख के चलेगा। पैरों से संबंधित दिक्कत परेशानी इस दौरान हो सकती है। आपके लिए अच्छा रहेगा आप जो है रामचरितमानस का पाठ करें और भगवान श्री राम को जलेबी का भोग जरूर लगा दें। बात करेंगे अगली राशि की यानी कि धनु राशि की। तो आप लोगों के लिए दशम भाव में ये ग्रहण लग रहा है। सूर्य यानी सूर्य ग्रहण है और आपके लिए दशम भाव अगर हम बात करें तो पिता का भाव होता है, जिसमें पिता का कारक भी सूर्य है। अब पिता के स्वास्थ्य को हानि हो सकती है। अगर पिता नहीं है या पिता जैसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में है, उनके स्वास्थ्य
स्वास्थ्य का इस समय पे ध्यान रखना चाहिए आपको, क्योंकि उनके स्वास्थ्य को हानि हो सकती है। साथ साथ आपको नेत्र, हृदय या फिर आपको हड्डियों से संबंधित परेशानी इस समय पे उत्पन्न हो सकती है। नौकरी में आपको दिक्कत परेशानी आ सकती है। नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो बीच में हर्डल्स बहुत सारे आएंगे। नौकरी कर रहे हैं और उसको आप अगर ट्रांसफर कराना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब है, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको दिक्कत आ सकती है। तो आप लोगों के लिए क्या करना है बेहतर, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा आप पीली या लाल रंग की वस्तुओं का दान करें। जैसे पीली दाल का दान कर दे, या फिर लाल मसूर की दाल का दान कर दे, या पीली दाल का दान आप लाल रंग के वस्त्र में लपेट के कर दे, आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, आती हूँ आपके पास। और सैवी जी, अब बाकी की 3 राशियां जो है मकर, कुंभ और मीन, अगर आप इसके बारे में बता दें कि ये जो 3 राशियां हैं ये कितनी ज्यादा प्रभावित होंगी इस ग्रहण से और इनको क्या कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मकर राशि की बात करते हैं। इनके भाग्य के भाव में यानी कि नवम भाव में ये ग्रहण की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो रही है, और नवम भाव आपके पिता के साथ आपके संबंधों को भी दिखाता है, और सूर्य नेचुरली पिता के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो ऐसे में इस समय के दौरान स्पेसिफिकली वो लोग जो बिजनेस करते हैं वो भी अपने फादर के साथ, यानी कि विद इन फैमिली अगर आप लोग बिजनेस करते हैं तो उसमें आपके पिता के साथ हो सकता है कि कुछ वैचारिक मतभेद की वजह से आपकी कुछ लड़ाई झगड़े की स्थिति जो है वो बन सकती है। दूसरी चीज ये, इसी वाद विवाद की वजह से इसका जो एक असर है हो सकता है कि आपके पिता के स्वास्थ्य पर भी पड़े। तो इसी कारण से उनको किसी भी प्रकार की मानसिक चिंता देने से आपको परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। दूसरी चीज ये आपके भाग्य का भी भाव है, और आपकी राशि के स्वामी ग्रह जो है शनि, वो इस समय तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, और ये समसप्तक दृष्टि भी बना रहे हैं सूर्य से शनिदेव। तो ऐसे में इस दृष्टिगत गोचर के कारण भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास नेचुरली आनी चाहिए उसमें कुछ डिलेज का सामना आपको देखने को मिल सकता है। साथ में भाई बहनों के साथ कुछ वैचारिक मतभेद भी आपके हो सकते हैं, तो उसका भी विशेष करके ख्याल आपको जरूर रखना चाहिए। इस समय के दौरान आप शिव जी के मंत्रों का उच्चारण कीजिए, शिव गायत्री का आप जाप कीजिए। उसका आप जितना जाप करते हैं उससे आपको बेहद लाभ जो है अपने जीवन में देखने को मिल सकता है। और नेचुरली शनि देव जो होते हैं ये दो राशियों के ग्रह माने जाते हैं जिनका ये नेतृत्व करते हैं, जो कि है कुंभ राशि और मकर राशि, और ये सेवा के भाव को पसंद करते हैं। और अभी ग्रहण की स्थिति भी आ रही है, तो आप गेहूं के साथ साथ काली उड़द की दाल का भी दान आपको अगेन किसी पुरुष और वृद्ध पुरुष को करना चाहिए। इससे आपके दोनों ही ग्रहों की जो ऊर्जा होती है वो बेहतर होती है, बलवान होती है। आपको अगर ज्यादा परेशानी हो रही है, मानसिक पीड़ा या शारीरिक कष्ट बढ़ रहा है, तो ऐसे में आप लोग लोहे का छल्ला पानी में भी बहा सकते हैं, जल प्रवाह कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपके अष्टम भाव में, जो कि आयुर्देय यानी कि लॉन्जिविटी का भाव माना जाता है, वहां पे ये ग्रहण की स्थिति बन रही है। तो मैं जरूर थोड़ा सा बोलूंगी कि आप लोगों को खास करके सतर्क रहने का प्रयास जरूर करना चाहिए, क्योंकि किसी दुर्घटना के घेरे में आप आ सकते हैं। तो इसीलिए वी ऑलवेज से कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो आप पहले से ही थोड़ा सावधान रहिए, सतर्क रहिए, बचकर रहिए। कोई भी अगर आप निवेश करने का इस समय के दौरान सोच रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगी कि थोड़ा सा इस समय को टल जाने दीजिए, क्योंकि अभी चंद्र ग्रहण गया है जिसका 45 दिनों तक असर रहता है, और सूर्य ग्रहण का असर अगले 3 महीने तक रहता है। तो स्पेसिफिकली खास करके मैं आपको बोलूंगी कि अक्टूबर के महीने तक कहीं भी हैवी इन्वेस्टमेंट आपको करने से परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि जितनी आपकी आशा होगी शायद उतना रिटर्न आपको इसका ना मिल सके। और ऐसे में आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो है वो जरूर करना चाहिए, उससे आपको विशेष लाभ देखने को मिलेगा। और दान पुण्य के कर्म आपको करने चाहिए। मंदिर में अगर आप इस समय के दौरान अगेन कुछ काली चीजों का दान कर सकते हैं तो वो आपको विशेष लाभ देगा। साथ में तांबा, गेहूं या फिर सतनाजा का दान भी अगर आप लोग करते हैं, विशेष करके कुंभ राशि वाले, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। आखिरी राशि चक्र की है मीन राशि। मीन राशि के सप्तम भाव में, जिसे हम दारा का भाव यानी कि पार्टनर, स्पाउस का भाव कहते हैं, और अगर आप बिजनेस में हैं तो ये आपके लिए पार्टनरशिप का भाव भी है। यहाँ पर ग्रहण लगने की स्थिति ये होती है कि कहीं ना कहीं आप इस समय के दौरान देखेंगे कि लोगों के खास करके आपके बिजनेस पार्टनर के साथ या फिर आपके स्पाउस के साथ छोटी छोटी बातों पे आपकी लड़ाई झगड़ा, मिसकम्युनिकेशन के चलते कुछ वाद विवाद हो सकता है। मानसिक तनाव भी आपके लिए ज्यादा बढ़ता हुआ इस समय के दौरान नजर आता है, और क्योंकि शनि आपकी ही राशि में भ्रमण कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, तो आलस भी आपका इस समय के दौरान ज्यादा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से हाथ आई अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो आपसे दूर जा सकती हैं। तो ऐसे में आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए, विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए, वो आपको लाभ देगा। खास करके आपको अपने घर में विष्णु जी के मत्स्य अवतार की जो तस्वीर है
वो जरूर लगानी चाहिए। उनकी पूजा अर्चना मीन राशि वालों को, मीन राशि के जातकों को खास करके विशेष करके करनी चाहिए। ये उनको बेहद लाभ देता है। और दूसरा एक जनरल रेमेडी मैं शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट की दिशा जो है उसका नेतृत्व चंद्रमा करता है और ईस्ट की दिशा का जो नेतृत्व है वो सूर्य करता है। सूर्य हमारे लाइफ में अगर हम बात करें तो हमारे लिए हायर अपॉर्चुनिटीज है, हायर अथॉरिटी का सेक्टर माना जाता है। अगर हम गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं या हमारी आशा है कि उस फील्ड में हमें सक्सेस मिले या लोगों के साथ हमारी सोशल कनेक्टिविटी बेहतर हो, तो ऐसे में आपको नवरात्रि के प्रथम दिन ईस्ट की दिशा में लाल रंग का स्वास्तिक जो है वो जरूर लगाना चाहिए। इससे शुभता आती है। और नॉर्थ वेस्ट की दिशा आपके लिए सपोर्ट की दिशा है, खास करके फाइनेंशियल सपोर्ट, और ये चंद्रमा की दिशा है। और ये दोनों ही ग्रह जो है इस समय पीड़ित स्थिति में है। तो ऐसे में इस दिशा में आपको धूनी जरूर करनी चाहिए। आपको यहाँ पे चांदी के पात्र में जल जो है वो जरूर रखना चाहिए। और अगर निवेश करने की सोच रहे हैं तो सोने के दाम बढ़ने वाले हैं, गोल्ड में आप निवेश कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इस बारे में भी हम जरूर बात करेंगे कि ग्रहण खत्म होने के बाद जो कल का दिन होगा वो किस तरीके से, उसमें जैसा कि आप बता भी रहे थे कि नवरात्र में क्या कुछ करना चाहिए हमें। अच्छा डॉक्टर नितिशा, मेरा एक सवाल ये है, कहा यह जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय जो पृथ्वी पर राहु है उसका प्रभाव बढ़ जाता है। हालांकि अगर इस ग्रहण की बात करें तो असर तो ठीक है, नहीं नजर आ रहा है, लेकिन क्या ऐसे में भी राहु का प्रभाव बढ़ेगा? और अगर ऐसा है तो इसको फिर काटा कैसे जाए? जी देखिए, कलयुग में तो राहु का प्रभाव, वैसे भी उसे राहु को राजा ही कहा गया है। और कलयुग में जितना भी करप्शन है, भ्रम है, जो भ्रम की स्थितियां बनी है, ओवर कॉन्फिडेंस है या डिप्रेशन, एंजाइटी है, उसपे भी राहु का पूरा ही पूरा हाथ है। इसलिए ग्रहण के समय राहु का इम्पैक्ट बिल्कुल बढ़ जाता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण राहु केतु ही लगाते हैं, तो उनका इम्पैक्ट रहता है नकारात्मक ऊर्जा के उसमें। अगर हम सूर्य से निकलती हुई किरणों की, ऊष्मा की बात करें तो उसमें भी नकारात्मक शक्ति का आ जाना। और राहु का इम्पैक्ट कैसे